नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। तो आज जो हम दृष्टि घटना चक्र का करंट अफेयर लेकर आए हैं, उसमें हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिया है, ठीक है? अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। आज ये तीसरा पार्ट है और राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित ये दूसरा पार्ट है, ठीक है? राष्ट्रीय घटनाओं का एक पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, ये दूसरा पार्ट है। इसके बाद राष्ट्रीय घटनाएँ कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद जो वीडियो आएगा वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आएंगी और ये वीडियो आपके लिए एक रिवीजन वीडियो है। आप अपने करंट अफेयर का फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। आपके सभी स्टेट पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही जो भी एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, जैसे आरओ है, पीसीएस है, यूपी पीसीएस है, एमपी पीसीएस है, बिहार पीसीएस है, ये सारे पीसीएस में करंट अफेयर पूछेगा ही पूछेगा और दृष्टि, आँख वाली दृष्टि से ज़रूर ही ज़रूर पूछता है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। फिलहाल अभी हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो घटनाएं हैं आगे बढ़ेंगे उसी क्रम में राष्ट्रीय घटनाओं को देखते हुए हम पहला वीडियो अपलोड है, दूसरा देख रहे हैं इंडिया एआई मिशन, ठीक है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे देखते हैं इसके संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बुद्धिमान मशीनों या विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम्स के निर्माण के विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में बात की जाएगी तो महत्वपूर्ण जो बिंदु होंगे हम उन्हें देखेंगे। यह क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मार्च 2024 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया एआई मिशन को मंजूरी प्रदान की। इस व्यापक राष्ट्रीय स्तरीय मिशन हेतु बजट जो उसका परिव्यय हुआ वह हुआ 10,371.92 करोड़ रुपए निर्धारित है, ठीक है? यह विशाल बजटीय आवंटन अगले 5 वर्षों के लिए है। साथ ही इस मिशन को लॉन्च किया जाना भारतीय एआई पारिस्थितिक तंत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मिशन को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया एआई मिशन के निम्न घटक क्या हैं, तो मोटा मोटा देखेंगे तो पहला है इंडिया एआई कंप्यूटर क्षमता, ठीक? दूसरा, क्षमता कितनी है आप इसे देख सकते हैं। दूसरा है इंडिया एआई नवाचार केंद्र। तीसरा है इंडिया एआई डाटाबेस मंच। चौथा है इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है? आगे देखेंगे तो पांचवा क्या है इसका घटक, इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स। अगला है इंडिया एआई स्टार्टअप वित्त पोषण, ठीक है? आगे हम देखेंगे अगर यह स्तंभ नवाचारी एआई परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण तक सुव्यवस्थित पहुंच प्रदान करने के माध्यम से डीप टेक एआई स्टार्टअप्स को समर्थन प्रदान करता है, ठीक है? अगला क्या है, सुरक्षित एवं भरोसेमंद, ठीक है? चलिए, ये बात हुई इंडिया एआई मिशन के संदर्भ में। अब हम बात करेंगे दूरसंचार अधिनियम 2023, आगे देखेंगे दूरसंचार अधिनियम 2023। दूरसंचार अधिनियम 2023 के बारे में अगर हम महत्वपूर्ण बातों को करें कि यह क्यों करंट का विषय इस समय बना हुआ है, तो यह इसलिए बना है क्योंकि 5 जुलाई 2024 को इसे लागू किया गया है, कुछ प्रावधानों को इसके, ठीक है? और दूरसंचार अधिनियम 2023 का मुख्य उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं और संचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और संचालन, स्पेक्ट्रम के आवंटन और उससे जुड़े हुए मामलों से संबंधित कानूनों को संशोधित एवं समेकित करना है। बात करें दूरसंचार विधेयक 2023 की, तो 18 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया, जिसे 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा द्वारा, 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। 24 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा इस विधेयक ने अधिनियम का रूप लिया और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में से कुछ प्रावधान 26 जून 2024 को और कुछ प्रावधान 5 जुलाई 2024 को लागू किए गए, ठीक है? इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और निम्नलिखित गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार से पहले प्राधिकरण प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, ये याद रखना है।
पहला, दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने में। दूसरा, दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव एवं विस्तार करना। तीसरा, रेडियो उपकरण धारण करना। ठीक है, इसके साथ ही साथ स्पेक्ट्रम को नीलामी द्वारा आवंटित किया जाएगा, सिवाय निर्दिष्ट उपयोग को छोड़कर, जहां इसे प्रशासनिक आधार पर आवंटित किया जाएगा। आगे देखेंगे तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेशों या संदेशों की एक श्रेणी को कुछ आधारों पर इंटरसेप्ट या मॉनिटर या ब्लॉक किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए उपाय प्रदान कर सकती है, जिसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे विज्ञापन संदेशों, जैसे निर्दिष्ट संदेश प्राप्त करने के लिए पूर्व सहमति, डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर्ड का निर्माण, मॉलवेयर या निर्दिष्ट संदेशों को रिपोर्ट करने के लिए उपयोगकर्ता को एक व्यवस्था प्रदान करना। ठीक है, ये बाकी सारी जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने आपको बता दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 24 फर्स्ट के तहत स्थापित डिजिटल भारत निधि के प्रबंधन एवं कार्यान्वयन को बेहतर बनाना। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर यह अधिनियम विभिन्न आपराधिक एवं सिविल अपराधों को निर्दिष्ट करता है। प्राधिकरण प्राप्त किए बिना दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना या दूरसंचार नेटवर्क या डाटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना 3 वर्ष की कैद, 2 करोड़ रुपए का जुर्माना या दोनों ही दंडनीय है। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं और देख करके यहाँ पे देखिए पूरे भारत में प्रति व्यक्ति 9 सिम कार्ड की सीमा निर्धारित की गई है, जबकि जम्मू और कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों जैसे कुछ सीमाओं में यह घटाकर 6 कर दी गई है। तो चलिए यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट था वो हमने बताया। आगे जो हमारा बिंदु है वह है लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण के लिए। जो परीक्षाओं में नकल होती थी, परीक्षाएं निरस्त कर दी जाती थी, उससे संबंधित फिर परीक्षाओं में देरी हो जाती थी, फॉर्म भर दिया जाता है, परीक्षाएं होती ही नहीं है, ये सारी जो चीज़ें थी उसके लिए एक अधिनियम 2024 में पारित हुआ। तो जैसे अभी देखिए कि एनटीए का एग्ज़ाम, यूजीसी का, नीट का एग्ज़ाम आप सभी जानते हैं कि किस तरह से रद्द हुआ था, कितनी धांधली हुई थी। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो इसमें हम बात करेंगे 21 जून 2024 को केंद्र सरकार द्वारा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के प्रावधानों को लागू करने हेतु राजपत्र के माध्यम से अधिसूचना जारी की गई। ठीक है, यहाँ पे ये जारी किया गया है। और लेकिन अगर हम कहें तो ये मामला जो है, अधिनियम भले बना दिया गया है लेकिन अभी भी इतना ज़्यादा सिर्फ कागजी है, हकीकत में अभी इतना नहीं है, क्योंकि परीक्षाएं अभी भी बहुत कह सकते हैं कि बहुत जिस तरीके से हो रही हैं आप सभी को ही पता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए पूरा अभी जो परीक्षाएं हुई हैं यूजीसी नेट 2024 की, वो कैसे, उसके साथ क्या हादसा हुआ, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे जाके रद्द हो गई, फिर हुआ, फिर क्या क्या, फिर जो नीट की परीक्षा के साथ उसके साथ हुआ था, नीट के साथ हुआ था। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए फिलहाल हम इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसे हमने देख लिया। ये आप देख लीजिए, इसमें दिया है इतनी सारी परीक्षाओं, इतनी सारी भर्तियों के संबंध में अगर कोई भी होता है अनुचित साधन होता है, यूज होता है, तो क्या होगा? अब सज़ा होगी 3 से 5 साल की, 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। ठीक है, यही सारी चीज़ें किया गया है। और इसे पुलिस उपाधीक्षक, डीएसपी या फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की रैंक वाले अधिकारी ही इस अधिनियम के तहत अपराधों की जांच करेंगे। ठीक है, और यह बिहार में भी पारित कर दिया गया है। ठीक है, 24 जुलाई 2024 को बिहार विधानसभा द्वारा भी बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक पारित हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। आगे हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा विश्वविद्यालय का अभी उद्घाटन हुआ है, तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त वंश की कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय में नालंदा बिहार में नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। या मुख्य रूप से कहें तो एक बौद्ध विहार था, और बाद में धीरे धीरे इसका सृजन एक विश्वविद्यालय के रूप में हुआ। फिर कैसे कैसे इसका विकास हुआ, फिर कैसे कैसे इसकी उन्नति के साथ धीरे धीरे अवनति हो गई। आपको ये सब अच्छे से पता है, नहीं पता तो आप ये वीडियो को रोक करके यहाँ पे आप पूरा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट बिंदु है उसे हम देखेंगे, जो हमें पहले से पता है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बात यहाँ पे क्या न्यूज़ में बन रही है कि 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा जिले में स्थित
राजगीर में प्रधानमंत्री मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के लागू होने के बाद आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय 25 नवंबर 2010 को अस्तित्व में आ गया था। नई दिल्ली में स्थित अपने कार्यालय से इन्होंने अपना कार्य भी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, बिहार सरकार ने नए नालंदा विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के लिए राजगीर में 455 एकड़ भूमि प्रदान की थी। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम कहें तो इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग के रूप में किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर के उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित अतिथि शामिल हुए थे। ठीक है, साथ ही अगर हम बात करें तो नया नालंदा विश्वविद्यालय एक गैर राज्य नॉन स्टेट गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट स्वशासी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखिएगा। साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति इस विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे। वर्तमान में इसके कुलाध्यक्ष हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। साथ ही अगर इसके हम कुलाधिपति की बात करें तो प्रोफेसर अरविंद पनगढ़िया हैं, जबकि प्रोफेसर अभय कुमार सिंह नालंदा विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलपति बनाए गए हैं। ठीक है, अब बात करेंगे स्मृति वन भूकंप संग्रहालय विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में शामिल। ये जो स्मृति वन भूकंप संग्रहालय है वह विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में शामिल किया गया है। तो अगर हम बात करें तो भुज के में स्थित स्मृति वन भूकंप संग्रहालय इस क्षेत्र में आए विनाशकारी भूकंप में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बात करें तो 26 जनवरी 2001 को गुजरात में एक भीषण भूकंप की घटना दर्ज हुई थी। रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप का परिमाण 7.9 दर्ज किया गया था। इस भूकंप का अधिकेंद्र भुज में था। इस भूकंप के कारण केवल कच्छ जिले में ही लगभग 12,932 लोगों की मृत्यु हो गई थी और लगभग 15.23 लाख व्यक्ति प्रभावित हुए थे। तो अभी ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि 13 जून 2024 को प्रिक्स वर्सेल्स के तहत वर्ष 2024 के लिए विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची जारी की गई। और बात करें तो प्रिक्स वर्सेल्स के इतिहास में यह प्रथम अवसर था जब विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची जारी की गई और इस सूची में हमारे देश में का भी नाम आया। ठीक है, बात करें तो इस सूची में 7 नव संचालित या नवीकरणीय की प्रक्रिया के बाद पुनः संचालन प्रारंभ करने वाले संग्रहालयों को शामिल किया गया, जिसमें A4 आर्ट म्यूजियम चेंदगू चीन का, ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम गीजा मिस्र का, स्मृति वन भूकंप संग्रहालय भुज का भारत में जो है। ठीक है, ये इसलिए हमारे करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही सिमोस आर्ट म्यूजियम ओटाके में है, ये जापान में है। ठीक है, पैलेस हेटलू जो कि एपेल डॉर्न नीदरलैंड्स में है। ठीक है, इसके साथ ओमान एक्रास एजेस म्यूजियम जो कि मनाह में है ओमान में, पोलिस हिस्ट्री म्यूजियम जो कि वारसा में है पोलैंड में। तो ये इन सभी को शामिल किया गया है विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालय 2024 में। ठीक है, अब हम बात करें तो हमारे भुज गुजरात स्थित स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को यूनेस्को द्वारा प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड के लिए अल्प सूचीबद्ध किया गया है। यह हमारे भारत का पहला ऐसा संग्रहालय है जिसे इस अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। और ठीक अगर हम बात करें तो 28 अगस्त 2022 को हमारे पीएम ने मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। आधुनिक भारत में अब तक निर्मित सबसे बड़ा संग्रहालय और सबसे बड़ा स्मारक ये है। ठीक है, चलिए बाकी इसकी जो इम्पोर्टेंट बात थी वो हमने बता दिया। इसके साथ ही यह 300 वर्षों से अधिक पुराने भुजिया किले के साथ क्षेत्र साझा करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस स्मारक और संग्रहालय के प्रसिद्ध वास्तुकार राजीव कठपालिया हैं।
स्मृति वन भूकंप स्मारक जो बना है उसमें विश्व का सबसे बड़ा मियावाकी वन भी स्थित है, जिसमें 4.5 लाख से अधिक पेड़ लगे हुए हैं। अब हम अगर बात कर लें प्रिक्स वर्सेल्स क्या है, तो प्रिक्स वर्सेल्स जो है इसको विश्व वास्तुकला और डिजाइन अवार्ड के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष यूनेस्को द्वारा घोषित प्रिक्स वर्सेल्स वस्तुतः वास्तुशिल्प प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला है जो विश्व भर में बेहतरीन समकालीन परियोजनाओं पर प्रकाश डालती है। तो ये इम्पोर्टेंट रहा। चलिए हम आगे देखेंगे मोदी सरकार 3.2 3.0 तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे पूरा बताया गया है। तो ये आप सभी जानते हैं, इसमें इतना हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। कैसे चुनाव हुआ, कब हुआ, कैसे कौन जीता, कैसे कौन हारा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि इस बार ECI राष्ट्रीय आइकन के रूप में शीतल देवी को नियुक्त किया गया था, जो कि अर्जुन पुरस्कार विजेता और पैरा तीरंदाज हैं, ठीक है, दिव्यांग मतदाताओं के लिए। यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। इसके साथ ही इसमें और आपको याद करने वाली बात क्या थी, तो याद करने वाली बात ये है कि पहली बार जो है ग्रेट निकोबार द्वीप के सोमपेन जनजाति ने पहली बार आम चुनाव 2024 में मतदान किया हुआ है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट हो गया। चलिए आगे हम देखेंगे अगर कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदु, ये सभी इम्पोर्टेंट बिंदु रहे, आप इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है, ये पूरा चुनाव का ब्यौरा दिया हुआ है। चुनाव का ब्यौरा आप सभी जानते हैं, ठीक है, बाकी आप देख लीजिए। ये इम्पोर्टेंट है कि 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन बने, तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जन्मे पुष्पेंद्र सरोज, जिनकी उम्र 25 वर्ष है, 18वीं लोकसभा में सबसे कम आयु के सांसद हैं, ठीक है। और यह कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए हैं और ये समाजवादी पार्टी से संबंध है इनका है। आगे हम देखें अगर, तो 18वीं लोकसभा की सबसे युवा महिला सांसद कौन है, तो प्रिया सरोज, वाराणसी में जन्मी प्रिया सरोज, जिनकी उम्र 25 वर्ष है और यह भी मछली शहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से सांसद के पद पर निर्वाचित हुई और यह भी समाजवादी पार्टी से संबद्ध हैं। एक और इम्पोर्टेंट बिंदु है कि इस बार लोकसभा निर्वाचन 2024 में कुल 74 महिलाएं जो हैं सांसद के रूप में निर्वाचित हुई, ठीक है, कुल कह सकते हैं 13.63%, ठीक है। चलिए बाकी आप सभी देख सकते हैं। तीसरे कार्यकाल के रूप में 9 जून को मोदी जी ने अपनी प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, ठीक है, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, जो है आप देख सकते हैं। बाकी हम चलो देखेंगे कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। कौन कौन से राज्यों में, आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, उड़ीसा में और सिक्किम में। कब हुआ, 16 मार्च 2024 को जारी एक प्रेस नोट के माध्यम से लोकसभा के गठन हेतु आम चुनाव 2024 के साथ ही इनका भी हुआ, ठीक है। अगर हम आंध्र प्रदेश विधानसभा के चुनाव की बात करें तो इसका चुनाव जो हुआ उसमें विजय कौन मुख्यमंत्री पद पे नियुक्त हुआ, तो N चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ इन्होंने ग्रहण की हुई है। ये लोकप्रिय तेलुगु अभिनेता और जनसेना पार्टी के संस्थापक प्रदन कल्याण को उपमंत्री बने हुए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो नायडू जी ने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद ग्रहण किया है। अब हम बात करेंगे उड़ीसा विधानसभा चुनाव की, तो उड़ीसा विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट रहा उसके तहत जो मुख्यमंत्री पद पे नियुक्त हुए वो मोहन चरण मांझी जी नियुक्त हुए और उप मंत्री के पद पर कनकवर्धन सिंह देव और प्रावती परिदा उप मुख्यमंत्री पद पे नियुक्त हुई हैं, ठीक है। अगला हम बात करें अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की, तो अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो है बीजेपी नेता पेमा खांडू तीसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त हुए। तीसरी बार ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने अपनी शपथ ग्रहण की। अगर हम बात करें उप मुख्यमंत्री की तो चोना मीन ने, ठीक है। सिक्किम विधानसभा चुनाव की बात करेंगे। सिक्किम विधानसभा चुनाव के तहत प्रेम सिंह तमांग ने गंगटोक में आयोजित एक समारोह में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ
ग्रहण की। ठीक है, तो ये तो थे हमारे 4 राज्यों के लोकसभा चुनाव 2024 में जो हुए। अब हम बात करेंगे धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी, एक अंतर्देशीय विश्लेषण। 2050 से 2015 तक का एक विश्लेषण है कि कितने अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी, कौन बढ़ा कौन घटा। ठीक है, तो इसमें स्मरणीय बिंदु क्या है? इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 से 2015 के मध्य भारत की कुल जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी में 7.82% की कमी दर्ज की गई है, जबकि कुल जनसंख्या में मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों की हिस्सेदारी बढ़ी है। ठीक है, वर्ष 2050 में भारत में बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की हिस्सेदारी कुल जनसंख्या में जहां 82.68 थी, वहीं यह घटकर वर्ष 2015 में 78.06 हो गई। ठीक है, और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मुस्लिम आबादी की, तो भारत में वर्ष 2050 में कुल जनसंख्या में मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी 9.84% था, जो कि 2015 में बढ़कर 14.09% हो गया। ठीक है, अगर हम ईसाई हिस्सेदारी की बात करें तो ईसाई आबादी जो है 2.24% से बढ़ के 2.36% हो गई है। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम सिख आबादी की बात करें तो सिख आबादी भी 2050 में 124% से बढ़कर 2015 में 1.24% से बढ़कर 2015 में 1.85% हो गया है। तो इस तरह मतलब ये आपकी कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी, तो आप इन्हें देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो 5 गैर मुस्लिम देशों में से म्यांमार, भारत, नेपाल बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की हिस्सेदारी में गिरावट देखी गई है, जबकि श्रीलंका, भूटान में इनकी हिस्सेदारी में वृद्धि देखी गई। चलिए आगे हम देखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024। बात करें नागरिकता संशोधन 2024 की, तो इसमें क्यों यह केंद्र अभी बना हुआ है न्यूज में, तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 को राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया, जो वर्ष 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन को सक्षम करेगा। इसके तहत अगर हम देखें तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हजारों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई प्रवासियों को लाभ होगा, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं और भारत की नागरिकता चाहते हैं। इसके साथ ही भारतीय नागरिकता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को अपने मूल देश, धर्म, भारत में प्रवेश करने की तिथि और संविधान के 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में से एक भारतीय भाषा का ज्ञान साबित करना होगा। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी नागरिकता संशोधन अधिनियम से संबंधित। चलिए आगे हम देखेंगे दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना। दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना एक जल विद्युत सहबाढ़ नियंत्रण परियोजना है। इस परियोजना की क्षमता 8880 मेगावाट है। इस परियोजना का निर्माण अरुणाचल प्रदेश के निचली दिबांग घाटी में स्थित मुनली गांव के निकट किया गया है। इस परियोजना का निर्माण दिबांग नदी पर किया जाएगा, जिसका उद्गम 5000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर तिब्बत सीमा के निकट हिमालय के बर्फ से ढके दक्षिण भाग से होता है। अभी ये क्यों करंट में बना हुआ है, तो 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना का विकास NHPC लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। अगर हम देखें तो इस परियोजना में 31,875 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में यह निर्मित की जाएगी। इस परियोजना के तहत 278 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण प्रस्तावित है, जो भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध होगा। ठीक है, साथ ही इस बांध का निर्माण रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट के तकनीकी से किया जाएगा और यह विश्व का सबसे ऊंचा RCC बांध होगा। ये इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इस बांध का लक्ष्य अपने चरम पर 1 महीने में 5 लाख क्यूबिक मीटर से अधिक जल का संग्रह करना है और ऐसा करने वाला यह विश्व का पहला बांध
बन जाएगा। तो इस परियोजना की तैनाती फरवरी 2032 में प्रस्तावित है। ठीक है, तो इस तरह इसमें जो इतनी इम्पोर्टेंट बात थी वो हमने आपको बता दिया। इसके साथ ही इस परियोजना से स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा प्राप्त होगी, इसे उत्तरी ग्रिड को प्रेषित किया जाएगा। साथ ही यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए 12% मुफ्त बिजली विद्युत प्रदान करेगी। साथ ही स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए अतिरिक्त 1% मुफ्त विद्युत प्रदान की जाएगी। तो ये बात थी कुछ इम्पोर्टेंट इस परियोजना से। अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो सिद्रापोंग जल विद्युत स्टेशन भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। इस जल विद्युत स्टेशन को 10 नवंबर 1897 को तैनात किया गया था। यह जो है वह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। स्थापित क्षमता के संदर्भ में विश्व का सबसे बड़ा संचालित जल विद्युत संयंत्र चीन में स्थित 3 गार्जेस संयंत्र है, जिसकी क्षमता 22.5 गीगावाट है। ठीक है, जीवी। चलिए आगे देखेंगे सेला सुरंग, जो कि राष्ट्र को समर्पित किया गया, इसके बारे में। 9 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने सेला सुरंग की आधारशिला रखी हुई थी। इसका निर्माण 1 अप्रैल 2019 को शुरू हुआ। दुर्गम क्षेत्र और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों को चुनौती को पार करते हुए मात्र 5 वर्षों की अवधि में ये बनकर तैयार हो गया है। और अभी क्यों न्यूज में है? क्योंकि 9 मार्च 2024 को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश में आभासी माध्यम से सेला सुरंग परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट वर्तक के अंतर्गत किया गया है। ये आप याद रखिएगा। सेला सुरंग समुद्र तट से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और साथ ही अगर बात करें तो यह सुरंग असम में स्थित तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग से जोड़ने वाली सड़क पर बनाई गई है। साथ ही सेला सुरंग सेला दर्रे की हिमरेखा से काफ़ी नीचे बनाई गई है, जिससे बर्फ को बिना हटाए सभी मौसम में सुगमता पूर्वक यात्रा संभव हो सकेगी। आगे अगर हम बात करें तो असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने वाली बालीपारा चारद्वार तवांग सड़क पर समुद्र तल से लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर सेला दर्रा भी स्थित है, जो अपने जोखिम भरे दुर्गम मार्ग के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही इस सुरंग का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग विधि के माध्यम से किया जाएगा। समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह विश्व की सबसे लंबी 2 लेन सड़क सुरंग हो जाएगी। तो यह हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर हम बात करें जैसे सेला सुरंग तवांग अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि इस सुरंग के निर्माण से यात्रा के समय में कटौती होगी और सेला दर्रे के पार तेजी से आवाजाही सुनिश्चित होगी। इस सुरंग के निर्माण के बाद तेजपुर से तवांग की यात्रा में लगने वाले समय में 1 घंटे से अधिक की कमी हो जाएगी। साथ ही तवांग और उसके आगे के क्षेत्रों के लिए हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे सेला सुरंग के बारे में। सेला सुरंग को भी हमने सुना। सेला सुरंग को देखें तो सेला सुरंग जो है भारत की सबसे ऊंची सुरंग है ये। ठीक है, 7 मई 2024 को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में प्रदान किया गया है। यह सुरंग भारत में इंजीनियरिंग का चमत्कार है और यह सुरम्य नगर तवांग के लिए कनेक्टिविटी में परिवर्तन लाएगी। आगे देखेंगे तो ब्रांगसा पुल को मान्यता। ब्रांगसा पुल के बारे में देखते हैं। 8 मई 2024 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा लद्दाख में स्थित ब्रांगसा पुल को विश्व के सबसे ऊंचे मल्टी स्पैन पुल के रूप में मान्यता दी गई है। यह जो पुल है वो श्योक नदी पर निर्मित है। यह BRO यानी सीमा सड़क संगठन द्वारा 14,900 फीट की ऊंचाई पर इस पुल का निर्माण किया गया है। 174 दिनों में निर्मित यह पुल लद्दाख में भारतीय थल सेना को परिवहन, परिचालन और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं सौर की प्रतिमूर्ति। सौर की प्रतिमूर्ति क्या है? एक थे हमारे लाचित बरकुफन, जिनका जन्म 24 नवंबर 1622 को और मृत्यु 25 अप्रैल
1672 को असम के अहोम राज्य के शाही सेना के ये जनरल थे। ठीक है। लाचित बरफुकन और उनकी सेना ने मुगलों को पराजित किया हुआ था। ठीक है। लाचित बरफुकन ने 1671 में सराई घाट के युद्ध में असमिया सैनिकों को प्रेरित किया, जिसके फलस्वरूप मुगलों को करारी हार मिली थी। देश में वर्ष 2022 को लाचित बरफुकन के 400 जयंती वर्ष के रूप में मनाया गया था। ठीक है। सराई घाट के युद्ध में लाचित बरफुकन की वीरता और असमिया सेना की विजय के स्मरण में असम में राज्य स्तर पर प्रत्येक 24 नवंबर को लाचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट और क्या हो जाता है कि 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने जोरहाट असम में लाचित बरफुकन की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। यह जो प्रतिमा है इसकी ऊंचाई 84 फीट है। यह प्रतिमा 41 फीट ऊंचे एक आसन पर स्थित है और आसन सहित अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 125 फीट हो जाती है। यह विश्व में लाचित बरफुकन की सबसे ऊंची प्रतिमा है। लाचित बरफुकन की इस प्रतिमा को शौर्य की प्रतिमूर्ति नाम दिया गया है और इस प्रतिमा का निर्माण राम वी सुतार ने किया हुआ है। तो जो इम्पोर्टेंट बात थी हमने वो आपको बता दिया। चलिए अब हम देखेंगे, ये तो शौर्य की प्रतिमूर्ति थी। एक है एकात्मकता की प्रतिमूर्ति। एकात्मकता की प्रतिमूर्ति क्या है? तो 21 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एकात्मकता की प्रतिमूर्ति का अनावरण किया। यह जो मूर्ति है आदि गुरु शंकराचार्य की एक विशाल मूर्ति है, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा तहसील के अंतर्गत ओमकारेश्वर के मानधाता पर्वत पर स्थापित की गई है। इसकी ऊंचाई 108 फीट है और यह 54 फीट ऊंचे एक आसन पर स्थित है, जो कि 27 फीट ऊंचे कमल की पंखुड़ी सदृश आधार पर टिका हुआ है। अब बात करें स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस की, तो 19 जनवरी 2024 को विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया। यह हमारे BR अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 125 फीट है और यह 81 फीट ऊंचे एक आसन पे स्थित है। टोटल मिलाकर आसन सहित 206 फीट हो जाता है और यह विश्व में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इनकी दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा हैदराबाद में स्थित है। आगे हम देखेंगे संसदीय विशेषाधिकार पर ऐतिहासिक निर्णय, नोट फॉर वोट मामला। ठीक है, ये क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले 7 न्यायाधीशों की पीठ ने सीता सोरेन बनाम भारत संघवाद की सुनवाई करते हुए 4 मार्च 2024 को वर्ष 1998 के PV नरसिम्हा राव बनाम राज्य मामले में 5 न्यायाधीशों द्वारा बहुमत के आधार पर दिए गए फैसले को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया गया। इस फैसले के उपरांत संसद और विधानसभा सदस्यों को भाषण या वोट के लिए रिश्वत लेने के मामले में संसदीय विशेषाधिकार के तहत प्रतिरक्षा नहीं प्राप्त होगी। चलिए आगे हम देखेंगे, इस ऐतिहासिक निर्णय देने वाली संविधान पीठ की 7 जो सदस्य थे वो ये थे। ठीक है, इसके साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत रिश्वत लेने के मामले में संसद और विधानमंडल सदस्यों के खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा जांच एवं मुकदमा शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ठीक है, तो ये थी इम्पोर्टेंट बात, आप इसे देख लीजिएगा। बाकी अब हम आगे देखेंगे PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो ये क्या है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे। अगर ग्लासगो UK में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वर्ष 2030 तक 50 गीगावाट गैर जीवाश्म आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त करने की दिशा में कार्यरत है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत नवीकरणीय ऊर्जा
क्षमता के संदर्भ में विश्व में चौथे स्थान पर है, जबकि पवन ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में भारत का विश्व में चौथा और सौर ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में भी विश्व में भारत का 5वां स्थान है। ठीक है, नवीकरणीय क्षमता में चौथा और पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा और सौर ऊर्जा क्षमता में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, 29 फरवरी 2024 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी। ठीक है, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है। इसके तहत देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो ये था। आगे इसमें इम्पोर्टेंट क्या है आप देख सकते हैं, और बाकी जो इम्पोर्टेंट है हमने बता दिया। देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव विकसित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम को लॉन्च किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय विमानन क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत के बढ़ते विमानन क्षेत्र में देश भर से अधिक बालिकाओं के प्रवेश को सुगम बनाया जाएगा। यह जो कार्यक्रम है देश भर की बालिकाओं और महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कौशलों को सीखने का अवसर प्रदान करेगा। साथ ही इस कार्यक्रम के तहत इन्हें विमानन क्षेत्र में नौकरियों द्वारा प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें जो इम्पोर्टेंट था हमने बता दिया। BIETC परिसर, ये क्या है? हाल ही में मोदी जी ने बेंगलुरु कर्नाटका में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर BIETC यही है। ठीक है, इसका उद्घाटन किया। ठीक है, यह बोइंग द्वारा अमेरिका के बाहर इस प्रकार का सबसे बड़ा निवेश है। साथ ही ये अमेरिका के बाहर बोइंग की सबसे बड़ी एयरोस्पेस इंजीनियरिंग सुविधा है। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री ने तुमकुरु कर्नाटक में HAL हेलीकॉप्टर विनिर्माण संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया था। यह एशिया के सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा है। बात करें स्वाति पोर्टल की। स्वाति पोर्टल 11 फरवरी 2024 को विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में स्थित इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में स्वाति नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया गया। स्वाति का पूर्ण नाम है साइंस फॉर वुमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। साथ ही यह भारत में अपनी तरह का एक पहला पोर्टल है और यह पोर्टल संपूर्ण संवादात्मक डाटाबेस है। यह नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। आगे देखेंगे चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक, ये क्या है? 15 फरवरी 2024 को उच्चतम न्यायालय की एक 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। साथ ही इस योजना को रद्द करने का भी निर्णय दिया हुआ है। क्या है इस योजना में? जो 5 सदस्यीय संविधान पीठ थी उसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से हमारे न्यायाधीश शामिल थे। ठीक है, इसमें इन्होंने रेखांकित किया कि चुनावी बॉन्ड योजना राजनीतिक दलों के वित्त पोषण से संबंधित सूचना को गोपनीय रखने के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट के अंतर्गत मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने नए चुनावी बॉन्डों के जारी करने पर भी रोक लगा दी हुई है। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी आपको जो इसमें इम्पोर्टेंट लगे वो आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये इसमें था इम्पोर्टेंट बात। आगे हम देखेंगे चुनावी बॉन्ड क्या है। चुनावी बॉन्ड की बात करें तो चुनावी बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो वचन पत्र के रूप में जारी किया जाता है। ठीक, बाकी आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट है भारत रत्न 2024। ठीक है, जो कि अभी तक कहें तो टोटल 53 लोगों को भारत रत्न सम्मान मिल चुका है, जिसमें 48 पुरुषों को और 5 महिलाओं को भारत रत्न मिला हुआ है।
स्मरणीय क्यों है? क्योंकि 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने देश की 4 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत सम्मान से सम्मानित किया, भारत रत्न से सम्मानित किया, जिसमें 4 व्यक्ति कौन हैं? कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिंहा राव, एमएस स्वामीनाथन। ठीक है। इसके साथ ही 31 मार्च 2024 को लाल कृष्ण आडवाणी जी को नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर निवास स्थान पर एक औपचारिक समारोह के तहत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आडवाणी जी को छोड़कर बाकी सभी विभूतियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है। आडवाणी जी जीवित हैं अभी। बात करें अगर हम, तो देखिए पीवी नरसिंहा राव के जो भारत रत्न था उनके पुत्र ने लिया, चौधरी चरण सिंह की के भारत रत्न को उनके पौत्र ने लिया, और साथ ही एमएस स्वामीनाथन के उनकी सुपुत्री डॉक्टर नित्या राव ने लिया, और कर्पूरी ठाकुर की भारत रत्न सम्मान को उनके सुपुत्र रामनाथ ठाकुर ने लिया। कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो यह एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ एवं शिक्षक थे। जननायक के रूप में यह लोकप्रिय थे। ठीक है। बाकी इनके बारे में आप विस्तार से पढ़ लीजिएगा। इन्हीं के नाम से एक जननायक एक्सप्रेस भी दरभंगा जंक्शन और अमृतसर जंक्शन के माध्यम से होता है। ठीक है। कर्पूरी ठाकुर के ही नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर विधि महाविद्यालय बक्सर बिहार में भी स्थित है। ठीक है। यह बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए याद किए जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी को हम सभी जानते ही हैं, चौधरी चरण सिंह को भी हम सभी जानते ही हैं। ठीक है। नहीं जानते तो आप पढ़ लीजिए। बाकी पीवी नरसिंहा राव को भी हम सभी जानते ही हैं। एमएस रामस्वामी कृष्णन ये कृषि वैज्ञानिक थे। इन्होंने भारत देश में हरित क्रांति पर कार्य किया, और भारत में हरित क्रांति का जनक इन्हें कहा जाता है। और टाइम्स मैगजीन ने 20वीं सदी के 20 सबसे प्रभावशाली एशियाई लोगों में से एक के रूप में इनको सम्मानित किया हुआ था। इसके साथ ही वर्ष 1988 में चेन्नई में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना इन्होंने की थी। आगे देखेंगे राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन, ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे इसके बारे में। नदी डॉल्फिन पूरी तरह से कहें हम, जो कि डॉल्फिन जो होती है, नदी डॉल्फिन पूरी तरह से जलीय स्तनधारियों का समूह है, जो मुख्य रूप से मीठे पानी या खारे पानी के में पाई जाती है। वर्तमान में विश्व में नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियां हैं, जो कि विभिन्न नदी तंत्रों में पाई जाती हैं। 6 जीवित प्रजातियों में अमेजन डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन, इरावती डॉल्फिन, तुकुजू नदी डॉल्फिन और यागजे फिनलेस पोर्पोइज डॉल्फिन शामिल है। विश्व की 7वीं नदी डॉल्फिन की प्रजाति, जिसे बैजी या चीन नदी डॉल्फिन कहा जाता था, को वर्ष 2006 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ये अभी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 4 मार्च 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन किया। यह पटना में स्थित है। भारत के साथ साथ यह एशिया में भी अपनी तरह का पहला केंद्र है। इसमें राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध, तो इसका लक्ष्य जो है, शोध केंद्र का लक्ष्य डॉल्फिन अनुसंधान के लिए एक व्यापक सुविधा के रूप में कार्य करना, जिसमें एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक उपकरण होंगे। ठीक है। बात करें तो नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा, ये सभी आप देख सकते हैं। भारत में 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2030 में 11 देशों ने हस्ताक्षर किया हुआ है। बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, भारत, कोलंबिया, इक्वाडोर, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। ठीक है। ये कोलंबिया की राजधानी बगोटा में ये समझौता हुआ था। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट बिंदु है, सुदर्शन सेतु का निर्माण। ठीक, सुदर्शन सेतु की बात करें तो देवभूमि द्वारका में एक बेट द्वारका छोटा द्वीप है। यह द्वीप लगभग 9 किलोमीटर लंबा और 0.5 से 2 किलोमीटर चौड़ा है। अभी तक इस द्वीप पर केवल छोटी नौकाएं
द्वारा ही पहुंचा जाता था, जो बेट द्वारका और ओखा के नौका टर्मिनलों के मध्य नियमित रूप से संचालित होती है। बेट द्वारका द्वीप यहाँ स्थित मंदिरों एवं समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है, और जिसका प्रमुख आकर्षण, पर्यटन आकर्षण केंद्र क्या है? बेट द्वारकाधीश मंदिर। अभी ये क्यों करंट में बना हुआ है? क्योंकि 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। यह सेतु ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वार द्वीप से जोड़ता है। ठीक है, इस सेतु की कुल लंबाई 2.32 किलोमीटर है, जिसमें से 900 मीटर लंबा भाग केबल के सहारे टिका है। कह सकते हैं देश का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु यह है, और यह 4 लेन वाली संरचना के रूप में डिजाइन किया गया है। इस सेतु के निर्माण के बाद द्वारका एवं बेट द्वारका के बीच समय, जो यात्रा में काफ़ी टाइम लगता था, वो नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। ठीक है, तो वर्तमान में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह योजना मछुआरों के कल्याण सहित मत्स्य पालन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 20,050 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से कार्यान्वित की जा रही है। ठीक है, इसके अंतर्गत इतने करोड़ रुपए का निवेश देश के मत्स्य पालन क्षेत्र में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। ठीक है, और बात करें तो मत्स्य पालन नीली क्रांति से जुड़ा हुआ है। और अभी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 8 फरवरी 2024 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। चलिए आगे हम देखेंगे उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट रहा? उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा द्वारा समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित किया गया। ठीक है, और ये विधेयक पारित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है। चलिए आगे बात करेंगे श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में मंदिर का उद्घाटन हुआ था। ठीक है, तो 22 जनवरी 2024 को मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि में श्री राम जी के बाल रूप विग्रह की विधिपूर्वक प्रतिष्ठा की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी, साथ ही डॉक्टर मोहन भागवत, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक हैं, और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास उपस्थित थे। ठीक है, इसकी आधारशिला 5 अगस्त 2020 को रखी गई थी। बाकी बात करें तो मोदी जी ने इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य जजमान बनने के पूर्व 11 दिनों के लिए विशेष नियम का कठोरता से पालन किया था। 11 दिनों के व्रत अनुष्ठान के दौरान इन्होंने काला राम मंदिर, पंचवटी धाम नासिक, पवित्र त्रिप्रायर, श्री रामास्वामी मंदिर केरल, वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी आंध्र प्रदेश, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर श्रीरंगम तमिलनाडु, श्री अरुल्लीमगु रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम तमिलनाडु, गुरुवायूर मंदिर केरल, और कोठंडा राम स्वामी मंदिर धनुषकोडी तमिलनाडु जैसे स्थानों पर इन्होंने यात्रा की, जो कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भगवान राम से संबंधित हैं। ठीक है, इसके तहत अगर हम बात करें श्री राम जी की प्रतिमा जो वहाँ पे स्थापित हुई है, तो जो गर्भगृह में श्री राम जी की प्रतिमा स्थापित की गई 18 जनवरी को, जबकि इसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई। कर्नाटक से लाए गए लगभग 2.5 अरब वर्ष पुराने कृष्णशिला पत्थर काले ग्रेनाइट्स का निर्माण किया गया है। इसका वजन 200 किलोग्राम है। मूर्ति की ऊंचाई 4.24 फीट है। 5 वर्ष के आयु का बालक के रूप में खड़ी मुद्रा में दर्शाया गया है। कमल के फूल के आकार पर आधारित है खड़ी हुई मुद्रा। इस प्रतिमा के दोनों तरफ भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दिखाया गया है, जिनको कि इनके पूरे 10 अवतार हैं।
मूर्ति के ऊपर की तरफ सूर्य भगवान को और दोनों तरफ के गोलाकार हिस्से में स्वास्तिक, ओम, चक्र, गदा इत्यादि को प्रदर्शित किया गया है। जबकि नीचे वाले हिस्से में एक तरफ गरुण हनुमान जी हैं तो दूसरी तरफ गरुण जी को दिखाया गया है। ये जो मूर्ति पूरी निर्माणित हुई, जिसका निर्माण किया वो किया मूर्तिकार जो कि कर्नाटक के थे, अरुण योगीराज जी। ठीक है। इसमें श्री राम जी के बालक राम का नाम रखा गया है, बालक रूप को दिखाया गया है। मंदिर की बात करें तो मंदिर आप सभी देख सकते हैं, इस रूप में मंदिर का निर्माण हुआ है। ठीक है। इस मंदिर में कहीं पर भी लोहे का निर्माण नहीं किया गया है। ठीक है। साथ ही बलुआ पत्थर गुलाबी रंग का राजस्थान से लाया गया है। ठीक है। उच्च गुणवत्ता वाली टीक की लकड़ी महाराष्ट्र से, तेलंगाना कर्नाटक से ग्रेनाइट के पत्थर, ब्रासवेयर उत्तर प्रदेश से, जबकि 42 घंटियां तमिलनाडु से, हस्तशिल्प वाले लकड़ी के दरवाजे हैदराबाद तेलंगाना से। ठीक है। इसके मुख्य स्थपति चंद्रकांत सोमपुरा हैं। ठीक है। एक अनूठी विशेषता क्या है? सूर्य तिलक तंत्र। सूर्य तिलक तंत्र क्या है कि जब भी रामनवमी के दिन 12 बजे 6 मिनट के लिए सूर्य जी की किरण, सूर्य जो हमारे रामलला हैं उनकी मूर्ति के माथे पे पड़ेगी, क्योंकि इसमें गियर बॉक्स एवं परावर्तक दर्पणों लेंस के माध्यम से इस प्रकार उसको व्यवस्थित किया गया है कि मंदिर के शिखर के निकट तीसरी मंजिल से सूर्य की किरणों को गर्भगृह तक लाया जा सके। ठीक है। और इसे जो सूर्य तिलक तंत्र को डिजाइन किया है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने। ठीक है। और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु ने सूर्यपथ एवं प्रकाशीय पर तकनीकी सहायता प्रदान की हुई है। ठीक है। साथ ही संस्थान ने मुख्य मंदिर की संरचनात्मक डिजाइन में भी योगदान दिया हुआ है। विभिन्न राज्यों के वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि उस समारोह में सुनाई दी। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ये पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश का पखावज बांसुरी और ढोलक था, कर्नाटक का वीणा था, पंजाब का अलगोजा था, महाराष्ट्र का सुंदरी वाद्य यंत्र, उड़ीसा का मर्दल, मध्य प्रदेश का संतूर, मणिपुर का पुंग, असम का नगाड़ा और काली, छत्तीसगढ़ का तंबूरा, दिल्ली की शहनाई बजी थी, राजस्थान का रावण हत्था बजा था, पश्चिम बंगाल का श्रीखोल और सरोद, और तमिलनाडु का नागस्वरम तविल और मृदगम बजा था, आंध्र प्रदेश का घटकम बजा था, झारखंड का सितार बजा था, गुजरात का संतार बजा था और बिहार का पखावज बजा था, उत्तराखंड का हुड़का बजा था। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे राम जन्मभूमि की विस्तार की बातें हुई। आगे देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी न्वाहा सेवा अटल सेतु के बारे में। ठीक है। यह क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 12 जनवरी 2024 को अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी न्वाहा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया गया। यह शिवड़ी दक्षिण मुंबई से प्रारंभ होकर न्वाहा सेवा नवी मुंबई के निकट चिरले गांव में समाप्त होता है। भारत का सबसे लंबा सेतु है। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु भी है। विश्व का 12वां सबसे लंबा समुद्री सेतु है और इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। 6 लेन वाला सेतु है। ठीक है। और यह आपदा प्रतिरोधी सेतु भी है और साथ ही यह मुंबई से नवी मुंबई में कनेक्टिविटी को सुगम बनाएगा। अभी तक मुंबई से नवी मुंबई की यात्रा में लगभग 2 घंटे का समय लगता था, लेकिन इस निर्माण के बाद अब 15 मिनट में ही यह दूरी तय कर दी जाएगी। ठीक है। चलिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 देखते हैं। ठीक है। 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणाम घोषित किए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 4,477 शहरों का आकलन किया गया, जिसमें 61 छावनी, 88 गंगा किनारे बसे शहर नगर शामिल हैं और इस प्रकार स्वच्छ सर्वेक्षण का यह 8वां संस्करण विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है। बात करते हैं तो समग्र रूप में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले उसमें लगातार 7वीं बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया।
इसके साथ ही साथ सूरत को भी प्रथम रैंक इस बार मिली हुई है। तो फर्स्ट रैंक पर इंदौर तो है ही, साथ ही साथ सूरत भी है। ठीक, आगे देखेंगे। तीसरे नंबर पे नवी मुंबई है, विशाखापत्तनम चौथे नंबर पे है और पांचवें नंबर पर भोपाल है। ठीक है, हमारी नई दिल्ली सातवें नंबर पर आती है। चलिए आगे देखेंगे। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले श्रेणी में शहरों की बात करें तो सासवड़ महाराष्ट्र सबसे स्वच्छ है शहर। दूसरा पाटन एनपी छत्तीसगढ़ सबसे स्वच्छ है। लोनावला तीसरे नंबर पे, कराड़ तीसरे नंबर पे और पंचगनी चौथे और पांचवें नंबर पे है। तो ये सभी भी महाराष्ट्र से संबंधित हैं। शीर्ष 5 राज्यों की बात करें 1 लाख से कम वाले, उसमें तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश सेकेंड नंबर पे है, छत्तीसगढ़ थर्ड पे, उड़ीसा फोर्थ पे और तेलंगाना 5th नंबर पे है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का इस सूची में स्थान 9वां है और जबकि हमारा बिहार 15वें स्थान पर है। तो बिहार और यूपी स्पेशल दोनों की दृष्टि से आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा शीर्ष 5 गंगा नगरों में देखें तो कौन सबसे स्वच्छ है, तो बनारस सबसे स्वच्छ, दूसरे नंबर पे प्रयागराज, तीसरे पे बिजनौर, चौथे पे हरिद्वार और पांचवें नंबर पे कन्नौज सबसे स्वच्छ है। साथ ही मध्य प्रदेश स्थित महू छावनी को भारत का सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया। ठीक है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में 20 शहरों में उत्तर प्रदेश का केवल एक शहर नोएडा 14वें स्थान को प्राप्त किया है, जबकि गाजियाबाद 38वें, अलीगढ़ 40वें, बनारस 41वें, लखनऊ को 44वां, फिरोजाबाद को 52वां और प्रयागराज को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखेंगे। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया। साथ ही कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा को 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के गीत का भी विमोचन इस बार किया गया। इस गीत का शीर्षक है नया संकल्प है नया प्रकल्प है और इस गीत को गाया है कैलाश खेर ने। अब बात करेंगे अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय। तो क्या ऐतिहासिक निर्णय अभी हाल में आया नया? तो 11 दिसंबर 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 5-0 के सर्वसम्मत फैसले में केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 एवं अनुच्छेद 35A को निरस्त करने के निर्णय को वैध ठहराया गया है और ये आप देख सकते हैं। बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट है आप देख लीजिए, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नमो ड्रोन दीदी योजना क्या है ये देख लेते हैं हम। तो भारत उर्वरकों वाला दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। साथ ही गैस, फॉस्फेटिक्स, पोटास इत्यादि खनिजों की उपलब्धता न होने के कारण यह दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश भी है। तो नमो दीदी जो है क्योंकि उसमें है 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, इसी परिप्रेक्ष्य में मोदी जी ने 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया। यह एक केंद्रीय योजना है, आप इसे देख सकते हैं। इस ड्रोनों के द्वारा किसानों को कृषि उद्देश्यों हेतु किराए पर दिया जा सकेगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है आप देख लीजिए उन्हें। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित करके उन्हें ड्रोन दीदी के रूप में रूपांतरित किया जाएगा। कहें तो 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में ड्रोन दीदी योजना की घोषणा की हुई थी और 11 मार्च 2024 को 1000 नमो ड्रोन दीदी ड्रोन सौंपे गए हैं। ठीक है, पीएम जनमन की बात करें तो पीएम जनमन क्या है और क्यों अभी बना हुआ है न्यूज में। तो 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन की शुरुआत की। ठीक है, इसका लक्ष्य विशेष रूप से संवेदनशील उन 75 जनजातीय समूहों का विकास करना है जो विविध मंत्रालयों विभागों की योजना से छूट गए हैं। ठीक,
तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, बाकी इम्पॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है, आप अगर कुछ लगे तो देख सकते हैं रिवीजन के तौर पे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ था 2023 में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव के उपरांत वहाँ के हमारे जो मुख्यमंत्री बने वो बने हैं विष्णुदेव साय, नए मुख्यमंत्री बने। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यह छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री हैं और यह एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पे जो सीएम बने वो बने हैं मोहन यादव। ठीक है, मिजोरम में बात करें तो मिजोरम में जो सीएम पद की शपथ लिया उन्होंने लाल दुहोमा ने मिजोरम में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें तो 40 वर्षों में यह पहला अवसर है, 40 वर्षों में पहला अवसर है जब मिजो नेशनल फ्रंट और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिरिक्त किसी अन्य पार्टी के नेता ने मिजोरम में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और अगला है राजस्थान विधानसभा चुनाव, जिसमें राजस्थान विधानसभा चुनाव में भजन लाल शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में अनुमुला रेवंत रेड्डी नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। अनुमुला रेवंत रेड्डी तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री हैं, जबकि मल्लू भट्टी विमार्क इसके उप मुख्यमंत्री बनाए गए। आगे देखेंगे मेरा युवा भारत, अगला बिंदु है, आप इसको देख सकते हैं वीडियो रोक करके, ये पूरा इंट्रोडक्शन जो कि दिया गया है। ठीक, यहाँ पे हम देखेंगे 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच पर शुभारंभ किया। ठीक, मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, चलिए इसमें इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, यह एक फिजिकल मंच है। ठीक, ये आप देख सकते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन देखें तो अगर हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की, 26 दिसंबर को साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत के रूप में वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। तो 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में स्थित कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया मोदी जी ने। ठीक है, इसी कार्यक्रम के साथ अमृत महोत्सव का समापन हो गया। ठीक है, अमृत महोत्सव का आधिकारिक शुरुआत 21 मार्च 2021 में हुई थी, 12 मार्च 2021 में हुई थी। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 रैंक प्राप्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, हरियाणा एवं राजस्थान। ठीक है, साथ ही 3 मंत्रालयों की बात करें तो केंद्रीय विदेश मंत्रालय, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय रेल एवं शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे मेरा माटी मेरा देश क्या है। इस अभियान की टैगलाइन है मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है नमो भारत ट्रेन, भारत की पहली रैपिड रेल सेवा। इसके बारे में बात करें, अगर आपको इसके में विस्तार से पढ़ना है तो आप ये रोक करके पढ़ सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सभी जानते हैं। ठीक, स्मरणीय बिंदु इंपॉर्टेंट क्या हुई, 20 अक्टूबर 2023 को मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS गलियारे के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन को राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, साहिबाबाद से दुहाई डिपो को जोड़ने वाली नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसी के साथ ही क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली का शुभारंभ किया गया।
कहें तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS गलियारे की कुल लंबाई 42.15 किलोमीटर है। ठीक है। भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली की डिजाइन गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। चलिए, इसमें और इम्पोर्टेंट कुछ हमें लग नहीं रहा है, अगर आपको लगे तो आप देख के नोट कर सकते हैं। अब बात करेंगे गांगेय डॉल्फिन, उत्तर प्रदेश का जलीय जीव। गांगेय डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लैटनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है। गांगेय डॉल्फिन भविष्य की मीठे पानी में पाई जाने वाली 4 डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है, और इसके अतिरिक्त शेष 3 मीठे पानी की डॉल्फिनों में यांगत्से नदी, चीन में पाई जाने वाली बैजी डॉल्फिन, सिंधु नदी में पाई जाने वाली भूलन डॉल्फिन, अमेजन नदी, लैटिन अमेरिका में पाई जाने वाली बोटो डॉल्फिन है। ठीक है। 2006 में चीन की नदी डॉल्फिन को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है। गंगा नदी डॉल्फिन को प्रायः टाइगर ऑफ द गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी डॉल्फिन केवल मीठे पानी में ही रह सकती है। इसकी खास बात यह है कि ये स्तनधारी अंधे होते हैं। ठीक है। लेकिन ये अपनी उत्कृष्ट लोकेशन, ध्वनि उत्सर्जित करना और परावर्ती ध्वनि को सुनकर वस्तुओं या शिकार का पता लगा लेते हैं। क्षमताओं के कारण उत्कृष्ट शिकारी भी होते हैं। ये जीव अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों को उत्सर्जित करने के माध्यम से शिकार करते हैं। इम्पॉर्टेंट और क्या है अभी करंट में, अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग द्वारा गांगेय डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है। इसके अलावा वर्ष 2008 में गंगा नदी डॉल्फिन को असम सरकार द्वारा राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया था। वर्ष 2019 में पंजाब द्वारा सिंधु नदी की डॉल्फिन को राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश की राज्य मछली चितला है। ठीक है ये, जबकि देसी मांगुर जो है वो बिहार की राज्य मछली है। ठीक है। IUCN की लाल सूची में गंगा नदी डॉल्फिन को संकटग्रस्त की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। चलिए, घोल मछली की बात करें तो घोल मछली गुजरात की राज्य मछली है। ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोटोनिबिया डायकैंथस है। ठीक है। और यह भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। सुनहरे भूरे रंग की मछली यह होती है। इसे गोल्ड फिश भी कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की बात करें तो वो कहाँ पे है, बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। ठीक है। चलिए, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, बाकी भारतीय भेषज संहिता आयोग PDG का सदस्य। बात करें 3 से 4 अक्टूबर 2023 को फार्माकोपियल वार्ता समूह की वार्षिक बैठक का आयोजन हैदराबाद में हुआ। यह अमेरिका, यूरोप और जापान के बाहर आयोजित PDG की प्रथम बैठक थी। ठीक है। इसे आप देख लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा समक्का सरक्का जठारा कुंभ मेला के बाद भारत का सबसे बड़ा मेला है। इसे समक्का सरलम्मा जठारा, मेदाराम जठारा के नाम से भी जाना जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। ठीक है। इस मेले का आयोजन तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति में किया जाता है। यह एक द्विवार्षिक मेला है जो कि तेलंगाना के मुलुगु जिले के तड़वाई मंडल स्थित मेदाराम गांव में आयोजित किया जाता है। यह मेला जो है वह देवी समक्का और सरलम्मा या सरमक्का के सम्मान में आयोजित किया जाता है। ठीक है। यह मेला समक्का और सरलम्मा के नेतृत्व में हुए जनजातीय विद्रोहों की याद में मनाया जाता है। ठीक है। ये माँ बेटी की जोड़ी थी। इन जोड़ी ने 12वीं शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा सूखे की स्थिति के दौरान जनजातीय लोगों पर कर लगाए जाने के विरोध में विद्रोह किया था। ठीक है। समक्का सरक्का जठारा को तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य उत्सव घोषित किया गया है। तो बात करें अभी
तो 4 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को संसद में प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की। ठीक है, इस संशोधन का उद्देश्य समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना है। इस विश्वविद्यालय या जो विश्वविद्यालय है वह तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थापित किया गया। ट्रैवल फॉर लाइफ जो है या मिशन लाइफ भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण के लिए व्यक्तिगत एवं सामुदायिक कार्रवाई को प्रेरित करना है। ठीक है, लाइफ का तात्पर्य पर्यावरण के लिए जीवन शैली है। ठीक है, लाइफ स्टाइल ऑफ इन्वायरमेंट। और सबसे पहले इस मिशन को सबसे पहले मोदी जी ने 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में प्रस्तावित किया था। अब हम बात करें अगर अभी ये क्यों बना हुआ है न्यूज में, तो 27 सितंबर 2023 को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर भारत मंडप नई दिल्ली में ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को वैश्विक रूप से लॉन्च किया। यह एक ट्रैवल फॉर लाइफ मिशन लाइफ के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है। साथ ही सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति के साथ साथ अभिसरण में देश में स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना है। ठीक, बाकी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, आप सभी देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हो। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन। हल्दी इसका अगर हम बात करें वानस्पतिक नाम है जिंजीबेरेसी। ठीक है, परिवार का यह एक पुष्पीय पौधा है, सदाबहार औषधीय गुणों से युक्त है। ठीक है, करक्यूमिनाइट्स हल्दी में उपस्थित प्रमुख जैव सक्रिय यौगिक होता है। ठीक है, यह जैव सक्रिय यौगिक प्रति ऑक्सीकारक एवं कैंसर रोधी गुणों के लिए उत्तरदायी है। अभी क्यों यह करंट में बना हुआ है, 4 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया। ठीक है, हल्दी के निर्यात को बढ़ाया जाएगा, नए उत्पादों को अनुसंधान को विकास को बढ़ावा मिलेगा जिससे। ठीक है, हल्दी के स्वास्थ्य संबंधी लाभों के विषय में जागरूकता बढ़ाएगी। हल्दी के खपत की दिशा को बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसके बारे में देखें तो यह क्यों न्यूज में है। तो 19 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक को संविधान 128वां संविधान संशोधन के नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। ठीक, इस विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किया गया, फिर राज्यसभा द्वारा पारित किया गया 21 सितंबर को। उसके बाद कहें तो इसी कानून को अनौपचारिक रूप से नारी शक्ति बंधन अधिनियम नाम दिया गया था। ठीक है, महिला आरक्षण विधेयक अमृतकाल में नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक है। ठीक है, चलिए इसमें महिलाओं की न्यूनतम 33% भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं, इसमें जो भी चीज़ें हैं आप नोट डाउन कर लीजिए, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। जनजातीय महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, ये आप देख लीजिए। बाकी हम देखेंगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया गया। ठीक है, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना है और यह पूर्णतः भारत द्वारा वित्त पोषित है। यह योजना सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा एक साथ मिलकर क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना हेतु सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नियुक्त किया गया है। इसकी टैगलाइन क्या है, सम्मान सामर्थ्य समृद्धि। ठीक है, इसमें
परंपरागत पहले चरण में परंपरागत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है, जिसमें बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्र निर्माता, लोहार, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, ताला बनाने वाला, स्वर्णकार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, बुनकर, जूट बुनकर, गुड़िया एवं खिलौना निर्माता, पारंपरिक नाई, माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने के जाल बनाने वाला। ठीक है। कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र एवं विश्वकर्मा आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा। अगला है आयुष्मान भवः अभियान। आयुष्मान भवः अभियान जो है वो भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इस योजना को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के अनुरूप लॉन्च किया गया था। ठीक है। सतत विकास लक्ष्य 3 SDG 3 अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित है। ये जो मतलब पहल थी वह SDGs को प्राप्त करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। ठीक है। तो बात ये है इम्पोर्टेंट कि 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर गुजरात में वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भवः अभियान को शुभारंभ किया। आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता पर यह आधारित है। यह भी स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन का एक प्रतीक है। ठीक है। यह राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है। बाकी जो इम्पोर्टेंट था हमने बता दिया। सांची भारत का पहला सौर शहर। ठीक है। सांची जो है वह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक छोटा सा नगर है। यहाँ पे बहुत सारे स्तूप हैं, अशोक स्तंभ है, मंदिर है, बिहार है, जिस कारण से ये प्रसिद्ध है। ठीक है। और बात करें तो 6 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांची का भारत के प्रथम सौर शहर के रूप में लोकार्पण किया। इस अवसर पर सांची को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन शहर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एवं IIT कानपुर के मध्य एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित हुआ है। ठीक है। मोढेरा पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव। गुजरात के मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार ये था पूरा राष्ट्रीय परिदृश्य। जितनी राष्ट्रीय घटनाएं थी उन सभी को हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। वो वीडियो होगा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर। तब तक आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।